हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का यूपी जूनियर सुपर टेट का साइंस का प्रैक्टिस सेट 5। इसमें हम 4 सेट इसके कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो भी आप अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख सकते हैं। इसमें हम इसके पूरे टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट है, बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। तो इसमें एक ना एक हमारा जो क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछा जाता है कि किसी ना किसी भी क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी। तो इसमें पूछा गया है बल मींस फोर्स की यूनिट क्या होगी। तो फोर्स की हमारी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसको एन से डिनोट करते हैं। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो एम की क्या होती है, किलोग्राम, और ए मीन्स त्वरण। त्वरण की क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इसकी एसआई यूनिट पूछी गई है तो न्यूटन होगी, और नॉर्मल यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब केल्विन, केल्विन किसकी होती है, ताप की या टेम्परेचर बोल सकते हैं। पास्कल किसकी होगी, दाब या फिर प्रेशर की। और बोल्ट किसकी होगी, विभवांतर की। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, तेज गति से आने वाले क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों कर लेता है। आप सभी ने ये क्रिकेट देखा होगा कि जब क्रिकेट में गेंद एक साथ आती है तो जो भी क्रिकेटर होता है, जो बॉलर होगा, वो अपने हाथ को हमेशा पीछे की साइड कर लेगा जब गेंद उसकी साइड आ रही होती है। तो वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वह घबरा गया है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है। ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, ये इसमें ठीक है। क्योंकि उससे उसे सतर्कता मिलती है, ये भी गलत है। तो ये किससे रिलेटेड होता है कि वो अपने हाथ को पीछे करता है, कि ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है ये इससे रिलेटेड होता है, जिससे कि उसकी जो गेंद होती है वो संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिससे कि वो लंबे समय तक कम बल का अनुभव कर पाता है। इसीलिए वो अपने हाथ को थोड़ा पीछे की ओर कर लेता है। अगर वो आगे की साइड करेगा तो एक साथ उसको जो गेंद होगी वो उसके हाथ को स्ट्राइक कर सकती है और उसके गहरी चोट भी लग सकती है। अब ये पूछा जाए कि ये किसको फॉलो करता है, तो न्यूटन की जो गति का दूसरा नियम है उसको ये फॉलो करता है। और न्यूटन की जो गति का दूसरा नियम होता है उसी में ये आता है एफ इक्वल्स टू एम ए, की जो फोर्स होगा वो द्रव्यमान और त्वरण मीन्स मास और एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 103, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होगा। तो इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल जी, वो हमेशा 0 होता है। और भार का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू एम जी। तो जब इसमें कोई भी द्रव्यमान कुछ भी हो सकता है, किसी भी इंसान का या किसी भी पिंड का इसमें पूछा गया है, और हमारा m इंटू हो जाएगा g हो गया 0, तो भार कितना हो जाएगा 0। तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी पिंड का भार हो जाएगा 0। अगर द्रव्यमान पूछा जाता तो होता उतना ही जितना कि पृथ्वी पर सतह पर। तो द्रव्यमान तो हमेशा सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, लेकिन जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो चेंज होती जाती है। और सबसे ज़्यादा जो होती है स्मॉल जी की वैल्यू वो कहाँ पर होती है, ध्रुवों पर मीन्स पोल्स पर तो सबसे ज़्यादा होगी, और विषुवत रेखा मीन्स जो सेंटर में जाती है उसमें सबसे कम होती है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर फ्रिज निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो फ्रिज किस सिद्धांत पर काम करता है, हमें ये बताना है। ऑस्मोसिस, केंद्रापसारण, फैलाव या वाष्पीकरण। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है वो किस पे काम करता है, वेपराइजेशन, वाष्पीकरण पर। यह एक घरेलू उपकरण होता है जो खाद्य पदार्थों को ठंडा बनाए रखने के लिए काम आता है, जिससे कि जो पदार्थ होंगे वो खराब ना हो। अब ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि इसमें जो है फ्रेऑन गैस होती है, तो वो क्या करती है, वो वेपराइज्ड होकर मीन्स वाष्पीकृत होकर उसमें फ्रीज में ठंडक उत्पन्न करती है, जिससे कि कोई भी सामान खराब नहीं रहता और वहाँ पर ठंडक रहती है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है, तो फ्रीऑन गैस भरी हुई होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 105, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है, ध्वनि की चाल को जो है किसमें नापा जाता है, इसको कहा जाता है आई मैक। ये भी पूछ लेते हैं कि मैक से क्या, मैक मतलब क्या होता है, ध्वनि की चाल से रिलेटेड होता है। तो ध्वनि की चाल जो है वो मैक से रिलेटेड होती है। जब किसी भी वस्तु की चाल जो है वो मैक से ज़्यादा हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पराध्वनिक मीन्स ध्वनि से एक्स्ट्रा। तो ये हो जाएगा आंसर सी। और अपश्रव्य कौन सी होती है, अपश्रव्य होती हैं जब 20 हर्ट्ज से जो नीचे की
आवृत्ति होंगी, उससे कम की जो आवृत्ति होंगी उसको बोलेंगे अपसरा, जो कुत्ता बिल्ली ये सब सुन सकते हैं। और पराश्रव्य होंगी जो 20,000 या 20K बोल सकते हैं, इससे हर्ट्ज से जो ज़्यादा की होंगी आवृत्ति वो होंगी पराश्रव्य, इसे चमगादड़ सुन सकती हैं। और ध्वनिक होंगी नॉर्मल वाली, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सर्च लाइट जो होती है उसका परावर्तक मीन्स जो उसका मिरर होता है, रिफ्लेक्टर जो होगा उसका कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण या समतल दर्पण। तो जो सर्च लाइट का परावर्तक होता है वो हमेशा अवतल दर्पण का बना होता है, मीन्स कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर का होता है। और कॉनकेव मिरर का यूज़ और कहाँ कहाँ होता है, मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में या बार्बर की शॉप में जो मिरर लगा होता है वो भी कॉनकेव होता है। और आँख नाक कान का जो डॉक्टर होता है वो भी कॉनकेव ही यूज़ करता है। कॉनकेव का यूज़ क्योंकि किया जाता है किसी चीज़ को बड़ा देखने के लिए, तो ये भी सर्च लाइट है, तो मीन्स छोटी चीज़ को बड़ा देखने के लिए जहाँ भी होगा वहाँ हमारा कॉनकेव मिरर यूज़ होगा, और जहाँ बड़ी को छोटा देखना होगा वहाँ यूज़ होगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है 107, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई, तो एफ इसमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एक उत्तल लेंस हमें कॉन्वेक्स लेंस दिया है उसके मुख्य अक्ष पर रखा जाता है, और लेंस से वस्तु की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर है। तो यू से हमेशा डिनोट करते हैं वस्तु की दूरी, तो ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। अब जैसे जब हमारा ये है कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पर वस्तु रखी होगी, तो जो लेंस से इधर की चीज़ें होती है वो हमेशा नेगेटिव में लेते हैं, और जो राइट हैंड साइड वाली होंगी वो हमेशा पॉजिटिव में। तो वस्तु हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखी जाती है, इसी वजह से यू की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है। तो बताना है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो हमें निकालना है 1/v, तो 1/v कितना आ जाएगा, 1/f प्लस 1/u। अब 1/f कितना हो गया हमारा 1/10 प्लस 1 यहाँ पर आएगा -30, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एलसीएम कितना हो गया इसका 30, तो 3 - 1 मीन्स 2/30 कितना हुआ 15। अब ये था हमारा 1/v, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा 15 सेंटीमीटर पर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 108, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का संबंध जो है अनुपात क्या होता है, तो वोल्टेज मींस V, और इसमें पूछा है I का जो रिलेशन है वो क्या होगा, तो ये किसके रिलेटेड होता है, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है। इनमें से दोनों का किसी का भी रिलेशन पूछा जाएगा तो वो हमेशा एक स्थिर ही रहता है, क्योंकि अगर हम एक चीज़ को बढ़ाएंगे जैसे V को बढ़ाएंगे तो फिर I को घटाना पड़ेगा जिससे अनुपात स्थिर रहे, या I को बढ़ाएंगे तो V को घटाएंगे। तो हमेशा बंद परिपथ जो होगा उसमें वोल्टेज और दिष्ट धारा का जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर रहता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 109, दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, तो दो बल्ब हैं इसमें और एक जो है वो दूसरे की तुलना में ज़्यादा चमकता है, तो कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है, तो बताना रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा। अब रेजिस्टेंस होता क्या, रेजिस्टेंस होता है किसी चीज़ को प्रतिरोध, रोध से हमें पता चला रोकना, किसी चीज़ को रोकना, तो जो ज़्यादा रोकेगा वो उतना ही कम ग्लो करेगा, मतलब वो बल्ब उतना ही कम जलेगा जिसका प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा। तो इसमें पूछा है कौन से बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो वो कौन सा होगा, डिम बल्ब का, जो कम जल रहा होगा उसी का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, क्योंकि जिसका प्रतिरोध कम होगा तो उसमें रुकावट भी कम होगी तो वो हमेशा ज़्यादा ही जलेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विद्युत धारा के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा को नापने के लिए हमेशा यूज़ किया जाता है एमीटर। और वोल्ट मीटर किसको यूज़ किया जाता है, विभवांतर को मापने के लिए। रियोस्टेट से मापा जाता है रेजिस्टेंस मींस प्रतिरोध, और गैल्वेनोमीटर से देखी जाती है कि उसमें धारा वहाँ पर उपस्थित है या नहीं है, लेकिन अगर धारा नापनी है तो एमीटर से ही नापेंगे, और अगर ये देखनी है विद्युत धारा उपस्थित है या नहीं तो गैल्वेनोमीटर से देखेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 111, निम्न में से किसमें स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है, तो बताना है इनमें से कौन स्थायी चुंबक नहीं है। निकेल भी होती है, लोहे भी होती है और एल्यूमिनियम भी होती है, लेकिन जो चुंबक का पत्थर होता है उसको बोलते हैं लोड स्टोन, ये इसमें जो है स्थायी चुंबक का गुण नहीं होता है। जो इस प्राकृतिक चुंबक होती है वो हमेशा, इसका भी फॉर्मूला पूछ लेते हैं, वो क्या होती है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 जो नेचुरल चुंबक होगी। और जो कृत्रिम चुंबक होती है वैसे स्टील का भी यूज़ कर लेते हैं, लोहा निकेल एल्यूमिनियम इन सब का यूज़ होता है, लेकिन चुंबक के पत्थर में स्थायी चुंबक की तरह गुण नहीं होता है। नेक्स्ट है बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था। बाईफोकल लेंस क्या होता है, जिसमें उत्तल
और अवतल दोनों एक साथ ही लेंस लगे हुए हों। ये कैसे होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी का जो लेंस होता है, जैसे किसी की दूर की भी आई साइट ख़राब होती है और पास की भी आई साइट ख़राब होती है, तो वो अपने दो चश्मे बनवाने की जगह एक ही चश्मा बनवा लेता है, तो उसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। उसमें दोनों ही टाइप के लगे होते हैं, उत्तल भी और अवतल भी लगे होते हैं, तो दूर और पास के लिए एक साथ जो बना देते हैं उसको बोलेंगे बाईफोकल लेंस। अब इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और जिसमें ये दोनों दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी, तो इसको बोलते क्या है? जरा दृष्टि दोष। उसी में यूज़ किया जाता है बाईफोकल लेंस। नेक्स्ट है ओटीसी पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच में तापांतर कितना होना चाहिए? तो जो ओटीईसी पावर प्लांट होता है उसमें ऊपरी परत और गहरी परत के बीच में जो हमेशा टेम्परेचर होता है वो होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल हमारा 20 ही दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? तो जो डाल्टन का लॉ था वो था परमाणु सिद्धांत, वो था रासायनिक संयोजन पर रिलेटेड। इनके सिद्धांत के अनुसार ये था कि सभी द्रव्य मीन्स जो सारी मैटर्स होंगे, चाहे वो कोई भी एलिमेंट तत्व हो या यौगिक हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर मिश्रण हो, तो वो सभी जो है छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एटम मीन्स परमाणु। और इसी के अंदर आता है ये द्रव्यमान संरक्षण और नियत अनुपात का जो लॉ होता है, लेकिन ये रासायनिक संयोजन के अंतर्गत आता है। इनके पार्ट हैं, लेकिन जो मेन है लॉ है वो है रासायनिक संयोजन का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है धातुओं के ऑक्साइड किसके बने होते हैं? जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं कुछ बेसिक भी होते हैं और कुछ अम्लीय भी होते हैं और कुछ उभयधर्मी भी होते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया आमतौर पर मीन्स जो जर्नली होते हैं वो हमेशा बेसिक सबसे ज़्यादा होते हैं, मीन्स क्षारीय। और ऑक्साइड होते क्या हैं? ऑक्साइड वो होते हैं जिनमें एक तो ऑक्सीजन ज़रूर होने चाहिए और एक कोई भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि लोहे में जंग लगना, ये भी एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि जब जो लोहा होता है जब उस पर वायु की रिएक्शन होती है तब उस पर जंग लगती है, तो उस पर आयरन ऑक्साइड जम जाता है। नेक्स्ट है बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? तो जब एक इलेक्ट्रॉन है कोई भी, जब वो ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित तभी करता है जब वो अपनी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है। तो हमेशा जब भी वो अपनी बाहर वाली कक्षा में जाएगा तो वो ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करेगा, मीन्स उसको एब्जॉर्ब करेगा और बाहर निकलेगा। और जब अंदर वाली में जाएगा तो हमेशा वो उल्टा हो जाएगा कि वो उसको रिलीज़ करेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं डैश को किसकी खोज से गलत सिद्ध किया गया था? अब ये बोला जाता है कि एक तत्व जो कोई भी एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन ही है, तो उसके जो सभी परमाणु होंगे वो समान होने चाहिए। तो हाइड्रोजन के हमें पता है 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, बट तीनों में परमाणु क्रमांक तो इनका सेम होता है 111, लेकिन तीनों के न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है और तीनों का वर्क भी अलग अलग होता है, तो ये एक समान तो हो नहीं सकते। तो इसको किससे गलत सिद्ध किया गया था? समस्थानिक से, क्योंकि एक ही परमाणु के कई समस्थानिक होते हैं, तो जिसकी वजह से उसमें केवल परमाणु संख्या बराबर होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या बराबर नहीं होगी, जिसकी वजह से ये जो थ्योरी थी ये रॉन्ग हो गई थी। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन देता है? तो पहले हमें ये देखना होगा कि इसमें वीक एसिड कौन सा है। अगर हमें ये भी नहीं पता कि H+ आयन कौन देता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेकिन जो एसिडिक एसिड होता है मीन्स एसिडिक अम्ल जो होता है CH3COOH ये हमेशा होता है वीक एसिड और ये दुर्बल अम्ल है और ये पानी में घुलने पर H+ आयन देता है। तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे वो तो सब होंगे वीक एसिड और जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होंगे जैसे HCl, HNO3, H2SO4 ये सब होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट है आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो जो आवर्त सारणी का सबसे पहले आविष्कार किया था वो किया था दिमित्री मेंडलीफ ने। जब इन्होंने सबसे पहले दिया था तो इन्होंने क्या कहा था 18
69 में इन्होंने जो आवर्त नियम दिया था वो दिया था द्रव्यमान संख्या के अनुसार, मीन्स परमाणु भार के अनुसार दिया था। उस टाइम पे जो तत्वों की संख्या थी वो केवल 63 थी, लेकिन उसी के बाद फिर जो आधुनिक सारणी आई थी, इसमें आधुनिक आवर्त सारणी, तो उसमें परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग कहा गया था। नेक्स्ट है अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण। जो अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किया जाता है NH3 का, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये बनती कैसे है? 2NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड लेते हैं प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इससे बनती है NH3 ट्वाइस NH3 और H2O बनेगा, ट्वाइस H2O बनेगा प्लस CaCl2। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हमेशा हैवर प्रोसेस। हैवर प्रोसेस के द्वारा जो व्यावसायिक निर्माण किया जाता है अमोनिया का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ग्राफीन क्या है? ग्राफीन क्या है? कार्बन का अपर रूप या एक लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर, पौराणिक जानवर या संक्रमित घाव। तो ग्राफीन क्या होता है? ये कार्बन का एक अपर रूप होता है। ये प्राप्त किससे होता है? ग्रेफाइट से। और इसका यूज़ क्या होता है? कागज़ से भी, अगर हमें पेपर जो होता है उससे भी पतली अगर कोई शीट बनानी है तो उसमें हमेशा ग्राफीन यूज़ किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो CaOCl2 जो होता है इसको क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये तो इसका हो गया रासायनिक नाम, लेकिन इसमें पूछा है इसका सामान्य नाम क्या है, तो वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? जल से जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, या फिर क्लोरोफॉर्म CHCl3 इसका निर्माण करने के लिए भी इसी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन जो है वो मेन होता है? तो ब्यूटेन जो मेन होता है वो होता है LPG में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें एक तो ब्यूटेन मेन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? C4H10, और एक मेन होता है प्रोपेन C3H8। ये C3H8 और C4H10 ये होते हैं मेन कंपोनेंट्स LPG के। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। तो एल्यूमिनियम धातु को किसके द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है? तो एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु के रूप में पाया जाता है, और इसका जो प्रमुख अयस्क होता है वो क्या होता है? बॉक्साइड। और ये निष्कर्षित किया जाता है मेनली सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस से, या इसको बोल सकते हैं हिंदी में विद्युत अपघटन। नेक्स्ट है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो अम्ल पाया जाता है या फिर खट्टे दूध में वो पाया जाता है लैक्टिक एसिड। और दही बनने में कौन सा जीवाणु यूज़ होता है? लैक्टोबैसिलस। साइट्रिक एसिड पाया जाता है एक तो नींबू लेमन में और ऑरेंज में, और टार्ट्रिक एसिड इमली में, और एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका मीन्स विनेगर में। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? जो टैक्सोनॉमी होती है वो किससे संबंधित होती है? इसको बोलते हैं हिंदी में वर्गीकी विज्ञान। ये संबंधित होती है जैव विविधता से, और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने ही ये आधुनिक वर्गीकरण की नींव रखी थी, और द्विनाम प्रणाली भी इन्होंने ही दी थी, लीनियस ने ही, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि जो फर्स्ट वर्ड होता है वो तो हमेशा वंश होता है जीनियस, और जो सेकंड वर्ड होगा वो हमेशा किसको डिनोट करेगा? जाति मीन्स स्पीसीज को। और इनकी एक फेमस बुक भी है जो पूछी जाती है सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे ये इन्होंने ही लिखी थी लीनियस ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लाल संभावनीय संयोजी ऊतक कौन से होते हैं? तो जो लाल ऊतक होते हैं वो कौन से होंगे? ऑप्शन डी लाल रुधिर कणिकाएं। जो RBC होती हैं वही होती हैं लाल संवहनीय संयोजी ऊतक। जो रक्त होता है वो एक संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू, और इसका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। और रक्त की ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी pH वैल्यू क्या होती है? ब्लड की 7.4 मीन्स ये बेसिक होता है, क्योंकि 7 से ज़्यादा है तो ये हल्का सा क्षारीय होगा, और रेड कलर का होगा, चिपचिपा सा, और जल से हमेशा भारी। नेक्स्ट है RNA का पूर्ण रूप क्या है? तो RNA की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और DNA की होगी तो DNA की हो जाएगी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड में बस डीऑक्सी और ऐड कर देंगे तो DNA की हो जाएगी।
नेक्स्ट है सिस्टेमा नेचुरे, जो अभी ये बुक बताई थी मैंने, इसी ने पूछा है कि किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये जो सिस्टेमा नेचुरे ये लिखी थी कैरोलस लीनियस ने। नेक्स्ट है एवीज। एवीज को अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इससे समझ में आ जाएगा AVES। तो एवीज में बताना है क्या शामिल होते हैं। तो एवीज में आते हैं पक्षी। तो जो पक्षियों का जो वर्ग होता है उसको बोला जाता है एवीज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सामान्य मानव रक्त है। जो मानव रक्त होता है वो कैसा होता है। तो अभी हमने बताया था कि जो रक्त होता है उसकी जो pH होती है वो 7.4 होती है, मीन्स वो 7 से ज़्यादा है तो ये क्या होगी हमेशा बेसिक। तो ये आंसर हो जाएगी थोड़ा क्षारीय। नेक्स्ट है मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। तो जो श्वसन के लिए यूज़ होता है पिगमेंट वो क्या यूज़ होता है, हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है RBC में। और लाल रुधिर कणिकाओं का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है, क्योंकि उसमें ये पिगमेंट पाया जाता है और इसे श्वसन पिगमेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है ECG डैश द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। तो इसमें पूछा गया है कि ECG होती किसकी है। ECG होती है हमेशा हृदय की। तो जो हार्ट की पूछी जाएगी तो वो होगी ECG। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपी। और ये कहाँ पर होती है, हमारे कान में। तो स्टेपीज जो है वो सबसे छोटी हड्डी होगी और सबसे बड़ी हड्डी होगी जांघ की हड्डी, फीमर। बड़ी भी हड्डी पूछ ली जाती है। और जो सबसे मजबूत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो हड्डी होगी वो होगी जबड़े की हड्डी। और ये जो ट्रेपेजियम है ये पाई जाती है हाथ में। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था फ्रेडरिक बेंटिक को। इन्होंने जो इंसुलिन की खोज की थी वो की थी 1921 ईस्वी में। अग्नाशय में जो लेगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, मीन्स जो जिनको बोलते हैं बीटा कोशिका, उनसे ये इंसुलिन स्रावित होता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से, मीन्स पैनक्रियास से। नेक्स्ट है महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। तो महिलाओं में जो यौवन की शुरुआत होती है वो होती है रजोदर्शन से। इसको ही बोला जाता है मैन आर्के। और इसका जो अवधि होती है वो होती है 28 से 29 दिन बाद, जिसमें ये रिपीट होती है। और इसी में ही अंडे का जो निर्माण होता है वो इसी वाले पीरियड में होता है। नेक्स्ट है उस भाग की पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो पुरुष के प्रजनन भाग में कहां पर जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो वो होता है वृषण में। ये उदर गुहा के बाहर एक थैली की तरह स्थित होती है जिसे बोलते हैं वृषण कोश। और इसका जो हमेशा टेम्परेचर होता है वो होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है ट्रिपल वैक्सीन टीका। इसी को बोला जाता है DPT। DPT का जो टीका होता है ट्रिपल वैक्सीन टीका, ये नवजात शिशु को किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो जो DPT का टीका लगता है वो लगता है काली खांसी, टिटनेस और डिप्थेरिया में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। वायु जनित के कारण इसमें नहीं होने वाला हमें बताना है कि जो वायु से नहीं फैलता है। तो वायु से फैलने वाला तपेदिक टीबी भी है और चेचक भी है और खसरा भी है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है वो वायु से नहीं फैलता है, वो किससे फैलता है, शारीरिक संपर्क से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। तो इसमें देखना है कि हार्ट से रिलेटेड कौन सी डिसीज़ नहीं है। तो एन्यूरिज्म ये भी हार्ट से रिलेटेड है, कार्डियोमोपैथी ये भी है और मायोकार्डियल रप्चर ये भी है। लेकिन जो डिप्थीरिया होता है मीन्स हैजा, ये दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। ये किससे रिलेटेड होती है, गले से। और ये बैक्टीरिया से फैलती है। इसमें क्या होता है कि गले में एक आर्टिफिशियल झिल्ली बन जाती है और ये मेनली जो फैलता है अगर हम संक्रमित दूध पी लेते हैं सबसे ज़्यादा, उसी से ये डिप्थीरिया फैलता है। नेक्स्ट है जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती, मीन्स जिनका जो स्ट्रक्चर है वो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो वो कौन से समूह में आते हैं। तो जिनमें स्पष्ट विभेदित रूपरेखा नहीं होती है तो वो आते हैं थैलोफाइटा में। इनमें मेन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कवक, शैवाल और लाइकेन। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन भाग किस में स्थित होते हैं। तो जो
एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उनके जो प्रजनन भाग है वो हमेशा किस में होते हैं, उनके पुष्प में। फ्लावर ही होता है जो एक प्रजनन का भाग होता है पौधों का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डैश ऑक्सीजन की मदद से होता है। इसमें क्या चीज़ बतानी है कि वो ऑक्सीजन की मदद से होती है और ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए भी जिम्मेदार है। तो हृदय और फेफड़े तो इससे रिलेटेड आएगा नहीं, इसमें कोई प्रक्रिया ही होगी। अब है अनॉक्सिया या ऑक्सी है, तो अनॉक्सिया में हमें पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑक्सी श्वसन। तो जो ऑक्सी श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की मदद से होता है और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ दिया जाता है। तो इसकी रिएक्शन क्या होती है, पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला देखेंगे C6H12O6। इसमें जब ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बनेगा, एक तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है CO2 और बनता है वाटर। और जो अनॉक्सिएशन होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो होगा वो ऑक्सीजन तो वहाँ पर होगी नहीं, तो वो लैक्टिक एसिड या फिर एथिल अल्कोहल में टूट जाता है। नेक्स्ट है एक फूल के परागकोश से वर्तिकाक तक परागकणों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है। तो जो एक फूल होता है उसके जो परागकोश के वर्तिकाक से परागकण तक पहुँचने की प्रक्रिया को कहा जाता है परागण। और ये जो परागण होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो स्वपरागण, अपने ही फूल पे परागण करना, और एक होता है परपरागण जो एक फूल से दूसरे में परागण करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो फाइबर पाया जाता है वो पाया जाता है एप्पल में। सेब में सबसे ज़्यादा फाइबर की मात्रा होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग के जो पिता हैं उनके रूप में जाना जाता है लालजी सिंह को। ये कहाँ के रहने वाले थे, जौनपुर के, और इन्होंने ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है पेनिसिलिन के आविष्कार किसने किया। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसकी खोज की थी इन्होंने 1928 में इंग्लैंड में। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। और जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे इन्होंने किसकी की थी, टेलीफोन की। नेक्स्ट है अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। तो जो अपच होता है उसमें क्या होता है, हमारे स्टोमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो इस वजह से वहाँ की जो क्षारीय प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, हमेशा एसिडिटी। तो जब ये HCl की मात्रा हमारे स्टोमक में ज़्यादा हो जाती है तो उसी को बोलते हैं अपच, मीन्स कि बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई। तो जब हमें अम्ल के प्रभाव को नष्ट करना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे क्षार, बेसिक। इसी वजह से MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ करते हैं, या इनो वगैरह इन सब में, क्योंकि ये जो प्रकृति होती है इनकी बेसिक होती है। तो इसको क्या बोला जाता है, प्रति अम्ल या फिर एंटा एसिड। या फिर ये यहाँ पर होता क्वेश्चन में बेसिक तो बेसिक आ जाता, और वरना इनका जो नॉर्मल नेम दिया जाता है, दवा पूछी है तो इसलिए आ जाएगा यहाँ पर एंटा एसिड। और ये जो एंटी हिस्टामीन है ये किसके लिए यूज़ होती है, जब हमें कोई एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए यूज़ होगी एंटी हिस्टामीन। और सल्फा दवा यूज़ होगी या सल्फा ड्रग, ये होती है जब कोई बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होगा उसके लिए। और एंटीबायोटिक तो हमें पता ही है, प्रति सूक्ष्म जैविक, जब भी कोई बैक्टीरिया या फिर कवक वगैरह से हमें कोई भी रिएक्शन हो जाएगा तो उसमें यूज़ करेंगे एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जो दूध में वसा की मात्रा का जो अनुकूलन होता है उसको बोला जाता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क। तो इसमें होगा आंसर ऑप्शन सी। इसका क्या मतलब होता है कि वसा के स्तर को घटाना या फिर बढ़ाना। दूध में जो है कितने % वसा होनी चाहिए, हमेशा 1.5 से लेकर 3% तक की दूध में हमेशा फैट होता है। नेक्स्ट है गन्ना सामान्यतः किससे उगाया जाता है। तो जो गन्ना उगाने की प्रक्रिया होती है उसके तने को काटकर खेत की क्यारियों में बो दिया जाता है, जिससे कि वो ज़मीन से फिर बाहर निकलकर गन्ना बड़ा होने लगता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, तने को काटते हुए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।